हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपके सामने आज के दिन की कुछ प्रमुख घटनाएं, कुछ प्रमुख समाचार लेकर आता रहता हूं और कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए यूपीएससी की परीक्षा में उपयोगी हो सकती हैं, या फिर जो भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, आपकी तैयारी को एक सही आकार, सही आकृति प्रदान कर सकती हैं। उन सबको लेकर मैं आपके सामने आता रहता हूं। तो आज एक बहुत ही ऐसी इंपॉर्टेंट खबर मैं लेकर आपके सामने आया हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आज से कुछ साल पहले तक, या आपको अगर ऐसा देखना हो कि भारत में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि ऐसा निवेश जो कोई कंपनी है बेसिकली भारत के या कोई देश है, कौन से देश से भारत के शेयरों में सबसे ज्यादा निवेश होता होगा, तो आपके दिमाग में शायद अमेरिका का नाम आएगा कि भाई अमेरिका इतना बड़ा देश है, वहीं से होता होगा। अभी अमेरिका से ही होता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक छोटा सा देश, बहुत छोटा सा देश जिसका नाम है मॉरिशस, 2016 तक ऐसी स्थिति थी कि भारत में सबसे ज्यादा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो विदेशी भारतीय शेयरों में, भारतीय कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं, ऐसा निवेश सबसे ज्यादा मॉरिशस से आता था। और अभी भी मॉरिशस चौथे नंबर पे है। अगर आप देखें तो इस समय वर्तमान में भारत में सबसे ज्यादा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अमेरिका से आता है, जो कि जायज है, आना भी चाहिए, अमेरिका बहुत बड़ा देश है। लेकिन अमेरिका के बाद दूसरा नंबर सिंगापुर का है, तीसरा नंबर एक लग्जमबर्ग नाम के देश का है, जिसको शायद आप लोग एटलस में ढूंढ भी ना पाओ, इतना छोटा सा देश। और चौथे नंबर पे आज भी मॉरिशस आता है। तो ऐसा क्या है इन लग्जमबर्ग और मॉरिशस जैसे देशों में, ऐसा क्या है कि यहां से इतना ज्यादा पैसा भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश किया जाता है, और क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? और अगर यह कुछ गड़बड़ है तो क्या इसको ठीक करने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है या नहीं उठाया जा रहा? इसी पर आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। ये जो लग्जमबर्ग, मॉरिशस टाइप के देश होते हैं बेटा, इनको कहा जाता है टैक्स हेवन। तो ये वो देश होते हैं जो अपने देश में होने वाली कमाई पे लगभग 0 टैक्स लगाते हैं। आपको इनके बारे में बताऊंगा कि ऐसे मॉरिशस के साथ भारत के जो संबंध थे, मॉरिशस एक प्रकार का टैक्स हेवन था जिससे भारत में सबसे ज्यादा निवेश आता था। लेकिन धीरे धीरे अंतरराष्ट्रीय दबाव के आधार पर अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ा दुनिया भर के देशों से, और उसके बाद भारत सरकार ने भी इस प्रकार के नियम बनाए हैं, इस प्रकार के समझौते जो हैं उनमें बदलाव किया है, जिसके कारण अब मॉरिशस रूट से जो ये निवेश आता है ये शायद उतना अब नहीं रह जाएगा जितना पहले होता था। ये पूरा मामला क्या है, पूरी प्रक्रिया क्या है, इसको हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई 15 तारीख तक हमारे P2I बैच पर, ये जो हमारा P2I बैच है, 15 तारीख पर इसमें लगी हुई है एक शानदार सेल। आप इससे जुड़ सकते हैं। अगर आप किताबों के बगैर खरीदते हैं तो 23,500 में, और अगर आप किताबों के साथ खरीदते हैं तो 28,500 में आपको यह मिल सकता है। दोनों बैचेस में आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपको प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी। अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपको मेंस की तैयारी के लिए हम दिल्ली बुलाएंगे, अपने साथ अपने कैंपस में रखेंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी फीस के अंतर्गत होगा। दोनों बैचेस में फर्क यह है, जब इस डिस्काउंट के लिए आपको AJ लाइव कोड लगाना पड़ेगा। हमारी वेबसाइट या ऐप पे जाके आपको AJ लाइव कोड लगाना पड़ेगा, तब आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप जो है बिना किताबों के खरीदते हैं, यानी कि 18 किताबें का जो हमारा सेट है वो आप नहीं लेते हैं, तो आपको ये कोर्स पड़ेगा 23,500 का। और अगर आप चाहते हैं कि जो स्टडी IQ की अपनी 18 किताबें हैं वो आपके घर पे कुरियर से पहुंचे, तो आपको उसके 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि 28,500 में आपको पड़ेगा। जो भी बैच आपको इनमें से सूटेबल लगे, जो भी मेथड, जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे, उससे आप आज ही जुड़ जाइए AJ लाइव कोड लगा के। याद रखिए, यूपीएससी की तैयारी में हर दिन जो होता है वो वैल्यूएबल होता है, हर दिन जो होता है वो कीमती होता है। एक भी दिन को व्यर्थ ना कीजिए, और आज ही आप इस बैच से जुड़ जाइए। 15 तारीख से इस बैच में जो क्लासेस हैं वो पूरी तरह से शुरू हो जाएंगी, तो इंतजार मत कीजिए। चलिए अब हम आते हैं अपनी आज की प्रमुख चर्चा पर। हमारी आज की चर्चा जो की है हमारे इस डबल टैक्स अवॉइडेंस पर। देखिए होता क्या है, इस बात को समझते हैं।
कई सारी कंपनियां ऐसी होती हैं कि भाई जो एक देश में भी काम करती हैं और दूसरे देश में भी काम करती हैं। जैसे मान लीजिए कोका कोला एक कंपनी है। कोका कोला भारत में भी अपना कोल्ड ड्रिंक बेचती है और अमेरिका में भी बेचती है। मूलतः ये कंपनी अमेरिकन कंपनी है। तो कई बार पहले शुरुआत में जब मल्टीनेशनल कंपनियों का उदय हुआ, जब ऐसी कंपनियों का विकास हुआ जो एक से ज्यादा देश में काम करती थी, तो देशों ने आपस में इस बारे में विचार किया कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कोका कोला मान लीजिए भारत में, एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, मान लीजिए 100 करोड़ रुपए की कोल्ड ड्रिंक भारत में बेचती है। अब उस 100 करोड़ के जो इनकम है उस पे कोका कोला टैक्स देगी भारत में, क्योंकि भारत सरकार तो टैक्स लेगी भाई उससे। तो जैसे मान लेते हैं कोका कोला एक कंपनी है, तो भारत में अगर उसने मान लीजिए 100 करोड़ का व्यापार किया, उसमें कुछ लाभ भी कमाया होगा, जो भी टैक्सेशन के नियम है उसके आधार पे वो भारत में टैक्स देगी। ये बात सही है। लेकिन ये जो 100 करोड़ रुपए हैं ये उसके वैश्विक राजस्व में भी दिखाई देंगे। जब वो अपना ग्लोबल रेवेन्यू बताएगी कि भैया हमारी कंपनी जो है उसका ग्लोबल रेवेन्यू जो है उतना है, उसमें भी ये 100 करोड़ रुपए एडेड होंगे। तो आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो अमेरिका इसके ग्लोबल रेवेन्यू पर टैक्स लगाएगा, क्योंकि भाई अमेरिका में रजिस्टर्ड कंपनी है तो अमेरिका इसके ग्लोबल रेवेन्यू पर टैक्स लगाएगा। तो इस ऐसे में खतरा क्या आया, क्या हो रहा है, ऐसे में खतरा क्या आया, संकट क्या आया कि परिस्थिति ऐसी बन सकती है कि कंपनियां जो हैं उन्हें अपने एक ही राजस्व पे, जैसे भाई 100 करोड़ रुपए तो उसने यही कमाए ना, इस 100 करोड़ पे वो भारत में भी टैक्स दे रही है और जाके अमेरिका में भी टैक्स दे रही है। इस बात की संभावना बनती है। तो इसको हम कहते हैं डबल टैक्सेशन, कि भाई जब कंपनी जो है एक बार जो पैसा कहीं से कमाया उस पर एक जगह भी टैक्स दे रही है और दूसरी जगह भी टैक्स दे रही है, तो इसको कहा गया डबल टैक्सेशन और यह माना गया कि यह उचित नहीं है। तो एक इसके लिए नियम बनाए गए कि अगर भारत सरकार टैक्स ले रही है तो फिर अमेरिका की सरकार टैक्स नहीं लेगी। ठीक है, तो इसको हम, इस तरह के समझौतों को हम कहते हैं DTAA, डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट। ठीक है, यानी कि दोहरे कराधान से बचने के समझौते, कि भाई एक ही आय पर दो जगह टैक्स ना लग जाए, दो देशों में टैक्स ना लग जाए। ये तो गलत है ना भाई, मैंने 100 करोड़ रुपए कमाए, मैं इंडिया में टैक्स दे चुका ना भाई उसका, अब मैं दोबारा टैक्स क्यों दूं? याद है जो मैं आपको जीएसटी पढ़ा रहा था, जीएसटी में आपको मैंने वैल्यू एडेड टैक्स ऐसे ही समझाया था कि जिस चीज पर आप एक बार टैक्स दे चुके हो उस पर आप दोबारा टैक्स नहीं देना चाहते ना, वो उचित भी नहीं है। अब ये नियम बनाए गए और आमतौर पे दुनिया के देशों में आपस में समझौते हो गए। दुनिया के बहुत सारे देशों ने आपस में डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन कर लिए कि चलो यार अगर मेरी कंपनी में तुम टैक्स लगा रहे हो तो हम सरकारें आपस में तय कर लेंगे कि वो रेवेन्यू कैसे बंटना है, लेकिन कंपनी पे दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। ये बात सही है, जो कि जायज था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब लेकिन बेटा जैसे किसी भी नियम के साथ होता है, इस नियम का भी दुरुपयोग शुरू हो गया। नियम बनते हमेशा अच्छी चीजों के लिए हैं, उनका दुरुपयोग जो है, मानव की जो बुद्धि है वो इतनी विनाशकारी है कि वो अच्छे नियमों का दुरुपयोग करना शुरू कर लेती है। तो अब क्या हुआ, इस डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बाद उदय हुआ कुछ ऐसे देशों का जो क्या करने लगे, जिन्होंने अपने देशों में टैक्स दर लगभग जीरो कर दी है। तो जैसे ये मॉरिशस है, इसका क्लासिक एग्जांपल है मॉरिशस। तो मॉरिशस हो गया आपका, लग्जमबर्ग हो गया, इस तरह के देश जो हैं ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते थे, अब तो खैर में बहुत नियंत्रण हो गया है, आज से 20 साल पहले बहुत समस्या थी इनकी, इनको कहा जाता है टैक्स हेवन। तो ये देश क्या करते हैं, इन देशों ने क्या प्रक्रिया अपनाई कि यार हमारे देश में टैक्स की दर लगभग जीरो है, हम तो भैया आप आइए हमारे देश में व्यापार कीजिए और हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपसे 1% टैक्स ले लेंगे या 0.1% टैक्स ले लेंगे। जबकि आपको पता है भारत सरकार आमतौर पर 15%, 20%, कोई भी देश की सरकार 15-20% तो टैक्स लेती है। इन देशों ने अपने यहां टैक्स की दरें इतनी कम कर दी। तो इसका फायदा कैसे उठाना शुरू हुआ कि मान लीजिए कोई कंपनी है जो है भारत की, पूरी तरह से भारत की है, सब कुछ भारत का है, वो कंपनी क्या करती है, वो अपने आप को रजिस्टर करती है जाके लग्जमबर्ग में या मॉरिशस में। वो कंपनी करती क्या है, अपने आप को मॉरिशस में जाके रजिस्टर कर लेती है। ठीक है, जैसे बहुत सारे भारत के बड़े बड़े स्टार्टअप आपने सुना होगा, उनमें से बहुत सारे सिंगापुर में रजिस्टर्ड हैं। सिंगापुर में क्यों रजिस्टर्ड हैं? क्योंकि वास्तविकता में सिंगापुर में भी टैक्स दर बहुत कम है। ठीक है, तो खैर ये क्या करते हैं, अपने आप को ऐसे देशों में जाके रजिस्टर करते हैं और फिर वहां के टैक्स रेट से टैक्स देते हैं। कि भाई मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है XYZ, कोई कंपनी है, ये मॉरिशस में रजिस्टर्ड है,
तो अब इसकी जो भी कमाई होगी, ये कंपनी कहती है जी हम तो इसे मॉरिशस की ही कमाई मानेंगे, और मॉरिशस में टैक्स दर है 1%, तो हमने मॉरिशस में सारा टैक्स दे दिया, और भारत सरकार को हम क्या कह देते हैं कि जी डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है आपका। तो बात सही है कि नहीं है? तो हम अगर मॉरिशस में टैक्स दे चुके हैं तो हम भारत में अब टैक्स नहीं देंगे। बात सही है, समझौता है भारत का मॉरिशस से, भारत सरकार कुछ कर भी नहीं सकती इसमें। तो बेटा ऐसे ऐसे देश हैं, ये मॉरिशस हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, जहां पे और कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती ही नहीं। इनके लिए इकोनॉमिक्स में एक टर्म है, मैं आपको पीटीओआई बैच में पढ़ाऊंगा अगर आप एनरोल करेंगे तो, जिसको हम कहते हैं पोस्ट बॉक्स कंपनी। इनके लिए एक शब्द होता है जिसको कहा जाता है पोस्ट बॉक्स कंपनी। पोस्ट बॉक्स कंपनी का मतलब क्या होता है कि भैया वो कंपनी कुछ है ही नहीं, आप जाओगे तो मॉरिशस में उस कंपनी का एक आदमी काम नहीं करता, बस उन्होंने क्या कर रखा है, एक पोस्ट बॉक्स अपना स्थापित कर रखा है कि हमारा एड्रेस मॉरिशस का है, बस हमारा जो कंपनी का ऑफिस का एड्रेस है ये मॉरिशस का है, बाकी सारी टीम भारत में है, सारा धंधा भारत में है, सब कुछ भारत में है। बस मॉरिशस में तो आप जाओगे, एक गली में एक बिल्कुल 5x6 का एक कमरा होगा, उसमें बस वो कंपनी का ऑफिस है। कंपनी का राजस्व है बिलियंस ऑफ डॉलर्स, लेकिन जो ऑफिस है वो इतना सा है। बेसिकली मॉरिशस का बस पता ले रखा है ताकि टैक्स मॉरिशस के दें। तो ये प्रॉब्लम जो है ये दुनिया भर में समझ में आनी शुरू हुई। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2016 तक मॉरिशस में क्या था, अगर मॉरिशस से, देखिए अगर मॉरिशस से कोई भी व्यक्ति भारत के शेयरों में निवेश करता है, और ये देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये लोग आमतौर पे कौन होते हैं, ये लोग होते हैं बेटा आमतौर पे भारत के धनवान लोग, हमारे यहां के नेता, अभिनेता, क्रिकेटर, जो भी धनवान लोग, उद्योगपति, ये क्या करते हैं, इनके पास बहुत सारा काला धन होता है। तो बेटा काले धन को लॉन्डर करने का सबसे आसान तरीका ये होता है, ये अपने पैसे को भेजते हैं मॉरिशस। मॉरिशस में अब एक फर्जी कंपनी खोल देते हैं, वो कंपनी का कोई मालिक नहीं है, कुछ नहीं है, एक फर्जी कंपनी रजिस्टर करते हैं, और वो कंपनी जो है ये पैसा भारतीय शेयर मार्केट में लगाती रहती है, उन्हीं की कंपनियों में। मैं अब किसी का नाम लूंगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन जैसे मान लीजिए, मैं अपना ही एग्जाम्पल ले लेता हूं, फिर मैं, वरना वो अवमानना वाला मामला हो जाएगा, मानहानि वाला, कि मान लीजिए मैं एक उद्योगपति हूं, मैं हूं नहीं लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, मान लीजिए मैं एक उद्योगपति हूं, है ना, मैं एक बहुत बड़ा उद्योगपति हूं, भारत का सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक मेरा नाम होता है, किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं आप समझ सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े उद्योगपतियों में मैं बहुत फील्ड में घुसा हुआ हूं, बहुत बड़ा उद्योगपति हूं। अब मेरे पास यार 500 करोड़ रुपए कैश पड़े हुए हैं कहीं से, मेरे पास ये काला धन पड़ा हुआ है, कहीं कहीं से आया, मैंने कहीं और से कमाया है, अब मैं इसका कुछ कर तो सकता नहीं, तो अब मैं क्या करूं, तो मैंने क्या किया, हवाला इत्यादि के जरिए ये पैसा भेजा मॉरिशस। ठीक है, मैंने क्या किया, अतुल जैन एक उद्योगपति है, अतुल जैन ने क्या किया, इस पैसे को पहले हवाला के जरिए मॉरिशस भेजा, और हवाला के जरिए मॉरिशस भेजकर मैंने मॉरिशस में क्या किया, एक फर्जी कंपनी जिसको हम शेल कंपनी कहते हैं वो स्थापित करी। और अब ये शेल कंपनी क्या कर रही है, मेरी ही कंपनी, अतुल जैन की ही जो कंपनी है, मान लीजिए मेरी कंपनी है अतुल जैन प्राइवेट लिमिटेड, तो उसी के शेयरों में निवेश हो रहा है, उसी के शेयरों में यह पैसा निवेश हो रहा है। तो हुआ क्या, मेरा जो काला धन था मैं उसे मॉरिशस रूट से अपने शेयरों में वापस ले आया। बात सही है कि नहीं है? तो यह क्या हो गया, मैंने एक तरह से अपने काले धन को सफेद कर दिया। इसी को भारतीय अर्थव्यवस्था में कई बार मॉरिशस रूट कहा गया है, कि जिस तरह से मॉरिशस के जरिए हम अपना पैसा जो है वापस लेकर आते हैं और काले धन को हम बेसिकली अपने शेयरों में निवेश कर देते हैं। बेटा इस मॉरिशस रूट का भारतीय शेयर बाजार में इतना दखल था, आप इसको समझिए कि एक बार एक वित्त मंत्री ने, भारत सरकार के, मेरे ख्याल से यशवंत सिन्हा साहब उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने बस इतना कह भर दिया था, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा था, उन्होंने केवल इतना कहा था कि भारत सरकार मॉरिशस रूट की जांच करवाएगी। बस उन्होंने एक बार इतना कह भर दिया था, अगले दिन शेयर मार्केट बुरी तरह से नीचे गिर गया था। उन्होंने केवल इतना कहा भर था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मीडिया से बातचीत कर रहे थे, बस इतना कहा था कि हम मॉरिशस रूट की जांच कराएंगे, और शेयर बाजार अगले दिन औंधे मुंह गिर गया था, शेयरों में हाहाकार मच गया था। तो फिर उन्होंने ऐसा कुछ कराया नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारा पैसा लगा है, नेताओं का भी पैसा है, इसमें कुछ हो नहीं सकता। खैर, तो ये प्रक्रिया जो है ये यहां पर चलती है। तो अब यहां पर था क्या, मॉरिशस से भारत, हम वापस आते हैं मुद्दे पर, कि भारत के शेयर अगर आपने मॉरिशस में खरीदे,
मॉरिशस में कोई कंपनी है, उसने किसी भारतीय कंपनी के शेयर खरीदे, तो मॉरिशस में बेटा क्या नियम था कि आप जैसे अगर मान लीजिए आज की तारीख में भारत में जैसे मैं भी शेयर खरीदता हूं, मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे और कल को मैंने वो 1.5 लाख रुपए के बेच दिए, तो 50,000 रुपए का मेरे को लाभ हुआ। इस 50,000 रुपए पर मुझे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? क्योंकि मेरा 50,000 रुपए का कैपिटल गेन हुआ तो 50,000 रुपए का मुझे कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। मॉरिशस में क्या था, शेयर बेचने पर 2016 तक वहां पर यह नियम था कि शेयर बेचने पर क्या होगा, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा, कोई आपको जो है कैपिटल गेन टैक्स, पूंजी लाभ कर जिसे हम कहते हैं, वो नहीं देना था। तो इस कारण से क्या था, भारत के शेयर बाजार में बेटा जो मैंने आपको बताया 2016 तक मॉरिशस नंबर 1 था। भारत के शेयर बाजार में बाहर से जो पैसा आता था उसमें सबसे ज्यादा पैसा बेटा मॉरिशस से आता था। 2016 में सरकार ने इसमें परिवर्तन किया और यहां पर यह किया कि भैया इस पे कैपिटल गेन टैक्स तो लगेगा। तो उसके बाद मॉरिशस की स्थिति गिरनी शुरू हुई और अब वो चौथे नंबर पे आ गया है। तो अब क्या हुआ है, भारत अभी भी इस चीज को लेकर चिंतित है। इनफैक्ट पूरी दुनिया में एक ग्लोबल चिंता चल रही है। OECD जो है इसको बेस इरोजन कहते हैं कि कंपनी काम आपके यहां कर रही है पर आपको टैक्स ना देके किसी दूसरे ऐसे देश को टैक्स देती है जहां पे टैक्स नाम मात्र का है। इसको कहा जाता है बेस इरोजन। ये बेस इरोजन रोकने के लिए सारी दुनिया में एक मुहिम चली हुई है, OECD मुहिम चला रही है और उसके तहत अब क्या हुआ है, भारत ने मॉरिशस के साथ अपना जो DTAA है उसमें संशोधन किया है। जो भारत ने अपना जो मॉरिशस के साथ DTAA था, डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट जो था, उसमें भारत ने संशोधन किया है और अब इसमें एक चीज जिसकी जांच करी जाएगी उसको कहा जाता है PPT, प्रिंसिपल पर्पस टैक्स। ये मैं आपको समझाता हूं, प्रिंसिपल पर्पस टैक्स, सॉरी टेस्ट, माफ कीजिएगा। इसमें क्या होगा, अगर कोई भारतीय कंपनी जो है जिसका सारा बिजनेस आमतौर पे भारत में है, अगर वो ये क्लेम करती है कि भैया मैं तो मॉरिशस में बनी हुई कंपनी हूं और मुझे आप मॉरिशस वाले टैक्स बेनिफिट दीजिए, तो ये चेक किया जाएगा कि तुम्हारा मॉरिशस जाने का प्रिंसिपल पर्पस क्या था, तुम्हारा मॉरिशस में जाने का उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था। और अगर ये उद्देश्य, जैसे आप ये कह दो कि जी मैं तो मॉरिशस से कोई टेक्नोलॉजी ले रहा हूं, मॉरिशस के लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूं, तो ठीक है, आपको सिद्ध करना पड़ेगा। अगर ये निकलता है कि आपका उद्देश्य जो है वो वास्तव में कर चोरी ही था, कि आपने मॉरिशस में कंपनी बस इसलिए बनाई क्योंकि आप टैक्स बचाना चाहते हो और कुछ नहीं करना चाहते आप, और कोई रीजन नहीं था मॉरिशस में कंपनी बनाने का, तो डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट का जो लाभ है, ये लाभ आपको नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई। तो ये प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट किया जाएगा अब कि भैया जो भी कंपनी ये क्लेम करती है कि हम तो मॉरिशस में आधारित कंपनी है तो हमको ये भाई डबल टैक्स अवॉइडेंस वाला लाभ मिलना चाहिए, ये चेक किया जाएगा कि भाई सीधी सीधी बात है, आप ये देखो कि प्रिंसिपल पर्पस क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है आपके मॉरिशस में जाने का। अगर मुख्य उद्देश्य केवल टैक्स बचाना है तो आपको कोई लाभ किसी तरह का नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर है। तो इस चीज के लिए ये जो DTAA था इसमें एक आर्टिकल 27B शामिल किया गया है और ये आर्टिकल 27B से ये प्रावधान कर दिया गया है कि भैया अगर इसमें प्रिंसिपल पर्पस जो है वो टैक्स अवॉइडेंस है, टैक्स बचाना है, तो आपको किसी प्रकार का कोई लाभ जो है आपको यहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है। अभी वर्तमान में भी जैसा मैं आपको, मेरे पास आंकड़ा है, मॉरिशस से भारत में करीब करीब 4.19 लाख करोड़ रुपए का इतने का FPI आता है, जो भारत में आने वाले कुल FPI का 6% है। तो मॉरिशस इतना छोटा सा देश है तब भी वहां से इतना ज्यादा हमारे यहां निवेश आता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, अच्छा इसमें एक चीज और किया गया है। अब तक जो संधि थी DTAA जो था, उसकी प्रस्तावना में यह लिखा गया था कि DTAA का लक्ष्य यह है कि दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़े, पर अब उसकी प्रस्तावना में भी परिवर्तन किया गया है और यह लिखा गया है कि व्यापार बढ़े ये सब ठीक है, लेकिन साथ में टैक्स की चोरी ना हो, यह भी प्रस्तावना में भी शामिल किया गया है। यह बात एकदम स्पष्ट है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो दो मुद्दे हैं जो इसमें अभी पेंडिंग है, जिनको लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। पहला मुद्दा है वो ये है कि यार अब आपने नियम बदला, लेकिन अगर कोई कंपनी पहले बन चुकी है, जो पहले समझौता कर चुकी है, पहले इनकॉर्पोरेट कर चुकी है, पहले निवेश कर चुकी है, तो क्या उस पर नए नियम लागू होंगे या पुराने नियम लागू होंगे? इसको अक्सर कहा जाता है ग्रैंड फादरिंग ऑफ अग्रीमेंट। ग्रैंड फादरिंग का मतलब क्या होता है कि पुराने ग्रैंड फादरिंग में, जैसे ग्रैंड फादर दादा और नाना वाला जो होता है, ग्रैंड फादरिंग ऑफ अग्रीमेंट,
यानी कि पुराना वाला समझौता जो है वही लागू होगा, तो ये कहलाएगा ग्रैंडफादरिंग। तो भाई बहुत सारी कंपनियां ये कह रही हैं कि हम तो भाई पहले से जब यहां पे टैक्स नहीं था तब हमने कंपनी खोली थी, अब आप नियम कैसे बदल सकते हो, हम तो पुराने नियमों पर ही चलेंगे, हमारे अग्रीमेंट्स की तो ग्रैंडफादरिंग चलेगी। तो ये इसको लेके स्पष्ट नहीं है, अभी भी स्पष्टता नहीं है कि जो संधियां, जो कंपनियां पहले खुल चुकी हैं, जो बिजनेस पहले हो चुका है, उस पर किस तरह से टैक्स लगाया जाएगा, एक तो ये क्लियर नहीं है। और दूसरा कारण यह है, जो आप प्रिंसिपल पर्पस टैक्स की बात करते हो कि मुख्य प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट, माफ कीजिएगा, मुख्य उद्देश्य का परीक्षण करते हो, यह अपने आप में यार देखो सब्जेक्टिव है, बात है कि नहीं, कि यार कोई भी कंपनी ये थोड़ा ना कहेगी कि भाई मेरा प्रिंसिपल पर्पस टैक्स बचाना था। कंपनी क्या कर देगी, वहां के 10 लोगों को नौकरी दे देगी और कह देगी हमारा मेन पर्पस तो यहां के लोगों को नौकरी देना था। तो ऐसे में ये जो है ये अपने आप में सब्जेक्टिव है, और इन दोनों चरणों में, इन दोनों चीजों में अस्पष्टता है। अभी भी नियम जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, और स्पष्टता ना होने के कारण जो बहुत सारे विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों नियमों में स्पष्टता ना होने के कारण बहुत सारी कानूनी कार्रवाई जो है, बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया जो है वो निश्चित तौर पर इसको लेकर होगी, बहुत सारी मुकदमेबाजी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ठीक है, वो भी एक अपने आप में अच्छी बात है, और इस मुकदमेबाजी के बाद आखिरकार हमको समझ में आएगा ये एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा सुधार है जो पूरी दुनिया में चल रहा है। भारत को भी इस सुधार को गंभीरता से लगाना चाहिए, ताकि ये जो जीरो टैक्स वाली जो संस्कृति है ये धीरे धीरे खत्म हो। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि ये मुद्दा जो है, ये बात जो है आपको समझ में आ गई होगी, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब जाते जाते एक बार आपको जल्दी से फिर बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है उस पर चल रही है बहुत अच्छी सेल। आप जो है 23,500 रुपए में जुड़ सकते हैं अभी। अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे हमारी वेबसाइट या ऐप पे जाके, तो आप 23,500 रुपए में जुड़ सकते हैं। 15 अप्रैल से बैच शुरू है, शाम 6 बजे से, याद रखिएगा। इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका इवैल्यूएशन मिलेगा, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, और जो है अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, अपने साथ अपने कैंपस में रखेंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड होगा। और इस सब के साथ अगर, तो ये आपको मिलेगा 23,500 में, और अगर इस सब के साथ आपको हमारी 18 किताबों का सेट भी चाहिए, तो स्टडी IQ की 18 किताबें आती हैं हिंदी में, तो आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 28,500 में आप वो भी प्राप्त कर सकते हैं। कोड सेम रहेगा, AJ लाइव। याद रखिए 15 तारीख से बैच शुरू है, बिल्कुल भी देर मत कीजिए, आज ही इस योजना का लाभ उठाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।